हे गाइस, माहौल जबरदस्त शानदार। आई होप सर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी भी आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, माहौल बना होगा सर। एंड सर छोटा से 2 टॉपिक और बचे हैं हमारे फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में। आइए मालिक वो 2 टॉपिक भी हम देख लेते हैं। एंड सर 34.13 टॉपिक ईओयू, ईएसटीपी, एसटीपी एंड बायोटेक्नोलॉजी पार्क। आई होप इनका नाम तो हमने सुना हुआ है कहीं ना कहीं इंडायरेक्ट पढ़ते हुए। सर 100% एक्सपोर्ट करते हैं ये लोग। ओके उसके बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन आपको दे रखा है, एक पेज का, कोई खास नहीं, कोई टफ नहीं है, सिंपल सा पॉइंट है। आप एक बार देखिए सर। सबसे पहली बात 100% ईओयू, इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क यूनिट, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क यूनिट और बायोटेक्नोलॉजी पार्क यूनिट। सर इनका फुल फॉर्म दे रखा है। नाउ दिस यूनिट्स undertaking to export their entire production of goods or services except permissible sales in DTA। मतलब इनको अपना 100% गुड्स क्या करना पड़ता है बेटा, एक्सपोर्ट करना पड़ता है। गुड्स और सर्विसेज जो भी सप्लाई करे वो 100% क्या करना पड़ेगा बेटा, इनको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा एक्सेप्ट परमिसिबल लिमिट इन DTA। क्लियर, डोमेस्टिक टैरिफ एरिया में परमिसिबल लिमिट जितना से लिए कर सकते हैं। क्लियर, तो जो यूनिट्स 100% एक्सपोर्ट कर रही है मे सेटअप अंडर दिस स्कीम्स फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ द गुड्स। देखना ध्यान से, अब ये लोग क्या क्या कर सकते हैं, मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स कर सकते हैं, इंक्लूडिंग रिपेयर, रीमेकिंग, रीकंडीशनिंग, री इंजीनियरिंग, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, दे कैन आल्सो सप्लाई सर्विसेज, डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर, एग्रीकल्चर इंक्लूडिंग एग्रो प्रोसेसिंग, एक्वाकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, बायोटेक्नोलॉजी, फ्लोरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, पिसिकल्चर, विटिकल्चर, पोल्ट्री एंड सेरिकल्चर, ऑल दीज आर अलाउड अंडर दीज स्कीम्स। प्लस सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको ध्यान रखना है, ट्रेडिंग यूनिट्स आर नॉट कवर्ड अंडर दिस स्कीम्स। मतलब मैं अगर केवल ट्रेडिंग करता हूं, परचेज करता हूं, बेचता हूं, आई एम नॉट एलिजिबल फॉर दिस स्कीम्स ऑफ ईओयू, ईएसटीपी, बायोटेक्नोलॉजी पार्क और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क के लिए मैं एलिजिबल नहीं हूं। क्लियर, ध्यान रखिएगा सर। मैन्युफैक्चरर हो, रिपेयरिंग वगैरह कर रहे हो, सर्विस सप्लाई कर रहे हो, सॉफ्टवेयर बना रहे हो, अलाउड, but trading units are not eligible under these schemes. Okay, the objective of these schemes are to promote the obviously exports, enhance foreign exchange earnings, attract investment for export production and employment generation. These are the primary objective. ठीक है सर। Now EOU, ESTP, software technology park और biotechnology park units may export all kind of goods and services except the items which are prohibited under foreign trade policy. सर जिन गुड्स को ITCHS मतलब क्लासिफिकेशन में, शेड्यूल में प्रोहिबिट किया हुआ, ऑब्वियसली उनको एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, बाकी सारी गुड्स को एक्सपोर्ट करें, हमें कोई तकलीफ नहीं है। इन EOU, ESTP, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क या बायोटेक्नोलॉजी पार्क यूनिट में इंपोर्ट एंड और प्रोक्योर फ्रॉम DTA मतलब डोमेस्टिक टैरिफ एरिया से परचेज कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं। क्लियर, परचेज कर सकते हैं डोमेस्टिक मार्केट से या बॉन्डेड वेयर हाउस, कस्टम बॉन्डेड वेयर हाउस से भी परचेज कर सकते हैं। एंड इंटरनेशनल एग्जीबिशंस विच आर हेल्ड इन इंडिया, उनसे परचेज कर सकते हैं। ऑल टाइप्स ऑफ गुड्स which are required for its activities without payment of basic custom duty, additional duties which are leviable under section 3 of the custom tariff act, IGST and GST compensation cess। सर हमने ऑलरेडी बात करी हुई इसके बारे में कि EOU यूनिट्स वगैरह अगर कोई गुड्स इंपोर्ट करा, देखो भले कैपिटल गुड्स हो, भले वो इनपुट्स हो, सबसे बड़ा बेनिफिट इन लोगों को क्या है, दे कैन इंपोर्ट द इनपुट्स एंड कैपिटल गुड्स विदाउट पेमेंट ऑफ एनी कस्टम ड्यूटी। क्योंकि अल्टीमेटली 100% क्या करे बेटा, ये एक्सपोर्ट करे, इनको अलग से कोई ऑथराइजेशन की जरूरत नहीं होती है, कोई अलग से ऑथराइजेशन लेने की जरूरत नहीं है। प्लस इन्होंने जो गुड्स इंपोर्ट किया उस पर बेसिक कस्टम ड्यूटी भी एग्जम्प्ट है, एडिशनल ड्यूटीज ऑफ कस्टम अंडर सेक्शन 3 भी एग्जम्प्ट है, जैसे 3135 जो एक्साइज वेट के बराबर होता है वो, 3739 एग्जम्प्ट है। प्लस हमने जब कस्टम पढ़ा था बेटा, कस्टम टैरिफ एक्ट में हमने पढ़ा था कि सर अगर इन यूनिट्स ने इंपोर्ट किया है 100% EOU ने, या सर सॉफ्टवेयर स्पेशल इकोनॉमिक जोन की यूनिट ने अगर कोई गुड्स इंपोर्ट किया, वैसे SEZ यहाँ पे कवर नहीं हो रहा पर जस्ट याद कराने के लिए बता रहा हूं आपको, तो एंटी डंपिंग ड्यूटी, ड्यूटी अगेंस्ट सब्सिडी, क्लियर, और सेफगार्ड मेजर्स ये इन लोगों पे अप्लाई नहीं होते हैं अगर इन्होंने गुड्स इंपोर्ट की है तो। क्लियर, ठीक सर। हाउएवर प्रोक्योरमेंट ऑफ द गुड्स कवर्ड अंडर GST फ्रॉम DTA। सर अगर आप डोमेस्टिक टैरिफ एरिया से कोई गुड्स अगर परचेज करते हो तो उस पर GST लगता है, क्योंकि DTA से EOU वगैरह को अगर आप सप्लाई करते हो तो उसको बोलते हैं डिम्ड एक्सपोर्ट, और डिम्ड एक्सपोर्ट सेक्शन 147 में दे रखा है, GST में हमने पढ़ा हुआ है। सर वहां पे GST एक बार पे करना पड़ता है, फिर सप्लायर या रेसिपिएंट दोनों में से एक पर्सन क्या ले लेगा, उसका रिफंड ले लेगा बच्चों, हाँ है ना भाई, ठीक सर। फिर यूनिट्स कैन ऑल्सो इंपोर्ट गुड्स इंक्लूडिंग कैपिटल गुड्स रिक्वायर्ड फॉर अप्रूव्ड एक्टिविटी ऑन सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस, दे कैन ऑल्सो इंपोर्ट कैपिटल गुड्स। ठीक है सर।
Goods imported by a unit shall be with actual user condition and shall be utilized for the export production only बेटा. मतलब actual user condition, they cannot sell the goods. सर इन्होंने import किया, ये खुद ही use करेंगे, किसी और को नहीं बेच सकते, and those goods are to be used for production of the goods which are going to be exported or producing or providing services for export. Clear? Tick. Now supplies from DT to EOU unit, EOU etc. for use in their manufacture for exports will be eligible for benefits under dimmed export. हम already बात कर चुके हैं सर, और FTP का dimmed export भी हम पढ़ने वाले, उसमें भी कवर होते हैं. DTA supplier shall be eligible for relevant entitlements under dimmed exports provisions of FTP besides discharge of export obligation if any on the supplier. मतलब मैं डोमेस्टिक टेरिफ एरिया में हूं और मेरे को एडवांस ऑथराइजेशन या मेरे को कोई एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन फुलफिल करना है, और अगर मैंने इन गुड्स को ईओयू को सप्लाई किया तो भी मेरे एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन को फुलफिल करने में ये टर्नओवर काउंट आएगा बेटा. ठीक है सर. द रिफंड ऑफ जीएसटी पेड ऑन एनी सप्लाई फ्रॉम डीटी टू ईओयू वुड बी अवेलेबल टू द सप्लायर और रेसिपिएंट. हम ऑलरेडी जीएसटी में पढ़ चुके बेटा ये. ठीक है सर. नाउ व्हाट आर द अदर बेनिफिट्स? देखो ड्यूटी फ्री इंपोर्ट तो अलाउ हो ही गया. अगर मैं 100% ईओयू हूं, इंपोर्ट ऑफ इनपुट्स और कैपिटल गुड्स विदाउट कस्टम कर सकता हूं. डोमेस्टिक मार्केट से जो गुड्स लिया है उस पर जो जीएसटी लगा है उसका भी रिफंड मिल जाएगा. साहब मैं लूं या रेसिपिएंट ले, सप्लायर ले या रेसिपिएंट ले, दोनों में से कोई भी पर्सन ले सकता है बेटा. क्लियर? अब अदर बेनिफिट्स क्या है साहब इसको? द एग्जम्पशन फ्रॉम इंडस्ट्रियल लाइसेंस फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ आइटम्स रिजर्व फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज. गवर्नमेंट ने क्या किया हुआ है साहब? कुछ आइटम्स माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए रिजर्व किए कि वही बनाएंगे. क्लियर? तो सर उसके लिए इंडस्ट्रियल लाइसेंस चाहिए होता है, पर सर इन लोगों को इंडस्ट्रियल लाइसेंस की जरूरत नहीं होगी. देन एक्सपोर्ट प्रोसीड्स विल बी रियलाइज्ड विद इन 9 मंथ. ठीक है साहब, 9 मंथ का टाइम दिया इनको एक्सपोर्ट प्रोसीड रियलाइज करने का. फेमा के अंदर टाइम कुछ और दे रखा है बेटा. यूनिट्स विल बी अलाउड टू रिटर्न 100% ऑफ एक्सपोर्ट अर्निंग इन दी EEFC अकाउंट. मतलब एक्सचेंज अर्नर्स फॉरेन करेंसी अकाउंट में अपना ये फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग उसमें रिटर्न कर सकते हैं. ठीक है, ये इनको एडिशनल बेनिफिट दिया हुआ है. यूनिट विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू फर्निश बैंक गारंटी एट द टाइम ऑफ इंपोर्ट और गोइंग फॉर जॉब वर्क इन DTA सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ द स्पेसिफाइड कंडीशन. सर नॉर्मली एक्सपोर्टर को क्या होता है सर, बैंक गारंटी फुलफिल करनी पड़ती है, पर इनको बैंक गारंटी देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बैंक गारंटी के अंदर सर बैंक से बैंक गारंटी लेते हो तो आपकी कॉस्ट लगती है, आपका कुछ फंड ब्लॉक होता है ड्यू टू FD वगैरह, इसलिए इनको ये फायदा दिया. देन 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स परमिटेड थ्रू ऑटोमेटिक रूट सिमिलर टू SEZ यूनिट. इनके केस में 100% FDI भी अलाउड है. क्लियर? दीज आर सम अदर एंटाइटलमेंट विच आर अलाउड टू EOU, ESTP, STP और BTP. आइए, नेट फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग. इनका नेट फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग शुड बी पॉजिटिव बेटा. पॉजिटिव मतलब इनको नेगेटिव लॉस नहीं होना चाहिए बेटा. EOU, ESTP, STP और बायोटेक्नोलॉजी पार्क यूनिट शेल बी अ पॉजिटिव नेट फॉरेन एक्सचेंज अर्नर बेटा. ये पॉजिटिव नेट फॉरेन एक्सचेंज अर्नर होना चाहिए बेटा इनको. देन नाउ इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया. वेरी गुड पॉइंट बेटा. सर यहां बोल दिया क्या? मिनिमम इन्वेस्टमेंट ऑफ 1 crore इज रिक्वायर्ड इन प्लांट एंड मशीनरी बेटा. Only projects having a minimum investment of rupees 1 crore in plant and machinery shall be considered for establishment as EOUs. But however, this condition is not shall not apply to existing units or units in EHTP सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क यूनिट और बायोटेक्नोलॉजी पार्क. मतलब केवल EOU के लिए ही ये रेस्ट्रिक्शन है, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है. 1 crore वैसे भी 1 crore बहुत बड़ी बात नहीं सर. क्लियर? जो इतना 100% एक्सपोर्ट कर रहा है, पर फिर भी ध्यान रखना पड़ेगा जब भी न्यूमेरिकल इस तरह के फिगर आते हैं बेटा, वहाँ पे एग्जाम्स के लिए कई बार MCQs में 1-2 मार्क के लिए ये हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं. ओके सर, पर जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग यूनिट्स है उनके लिए और यूनिट्स इन ESTP, STP और BTP के लिए एलिजिबल नहीं है, 1 crore की लिमिट अप्लाई नहीं थी. और EOUs in handicrafts, agriculture, floriculture, aquaculture, एनिमल हस्बेंड्री, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सर्विसेज, सर्विस सेक्टर वालों के लिए भी 1 crore का लिमिट अप्लाई नहीं होता है. ब्रास हार्डवेयर एंड हैंडमेड ज्वेलरी सेक्टर्स के लिए 1 crore का लिमिट अप्लाई नहीं होता है. सर बोर्ड ऑफ अप्रूवल जो है मे अलाउ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ EOUs विद अ लोअर इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया ऑल्सो. बोर्ड ऑफ अप्रूवल भी इनको अलग से मिनिमम इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया जो 1 crore है उसकी लिमिट के लिए एग्जीबिशन दे सकता है, और कुछ कम टर्नओवर, कुछ कम इन्वेस्टमेंट वालों को भी अलाउ कर सकता है एज अ EOU. ठीक है, कोई खास बात नहीं सर. नेक्स्ट, इंटर यूनिट ट्रांसफर. भाई EOU, ESTP सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क या बायोटेक्नोलॉजी पार्क यूनिट 1 unit टू अनदर यूनिट अगर ट्रांसफर कर रहे हैं तो ऐसे केस में कोई इनका एग्जीबिशन विड्रॉ नहीं होगा. बस डोमेस्टिक सप्लाई हुआ एक तरह से तो वहां पे GST एप्लीकेबिलिटी आएगी, अदरवाइज कोई टेंशन नहीं है. पढ़ो. और हाँ, जिस यूनिट को ट्रांसफर किया उसने अगर फिर उन गुड्स को डोमेस्टिक मार्केट में ट्रांसफर कर दिया तो उसको अब कस्टम वगैरह पे करना पड़ेगा सर. पढ़ो सर. ट्रांसफर ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, कैपिटल गुड्स फ्रॉम वन EOU, ESTP, STP और BTP यूनिट टू अनदर EOU वगैरह is allowed on payment of applicable GST and GST compensation cess
with prior permission to the concerned development commissioner of the transfer and transfer unit. डेवलपमेंट कमिश्नर जो होगा ट्रांसफर यूनिट और ट्रांसफर यूनिट का उसकी प्रायर परमिशन चाहिए, एज वेल एज कंसर्न कस्टम अथॉरिटी का भी परमिशन चाहिए विद द स्पेशल प्रोसीजर बेटा, ठीक है। मतलब कस्टम ऑफिसर प्लस डेवलपमेंट कमिश्नर का परमिशन चाहिए। अब goods supplied by one unit to another unit shall be treated as imported goods for second unit for paying duty on DTA sale by second unit। मतलब सर एक यूनिट ने दूसरी यूनिट को बेच दिया, उस पर जीएसटी एप्लीकेबिलिटी जो आएगी वो आएगी, अदरवाइज कोई टैक्स पे नहीं करना, कोई एग्जिबिशन विड्रॉ नहीं हो। पर उस बाइंग यूनिट ने उन गुड्स को डोमेस्टिक मार्केट में बेच दिया तो सर ऐसे केस में माना जाएगा कि इंपोर्ट करके आपने कस्टम पे नहीं किया था, अब डोमेस्टिक मार्केट में बेच दिया तो जो कस्टम पे करना पड़ता है विद इंटरेस्ट विद पेनल्टी वो सब इस सेकंड यूनिट को पे करना पड़ेगा सर। नेक्स्ट, एग्जिट फ्रॉम द स्कीम। अब आपको ईओयू स्कीम से बाहर निकलना। अब मैं पहले 100% एक्सपोर्ट करता था, अब साहब 100% ना हो पाएगा, डोमेस्टिक मार्केट में भी बेचना है तो ईओयू स्कीम से बाहर निकलना है। तो जो भी मैंने गुड्स इंपोर्ट्स किए थे, जो भी मैंने कस्टम के बेनिफिट लिए थे, वो सब मेरे को पे करना पड़ेंगे विद इंटरेस्ट। पढ़ लो सर। विद अप्रूवल ऑफ डेवलपमेंट कमिश्नर और डेजिग्नेटेड ऑफिसर ऑफ ईएसटीपी, एसटीपी और बायोटेक्नोलॉजी पार्क यूनिट, एन ईओयू, ईएसटीपी और एसटीपी और बायोटेक्नोलॉजी पार्क यूनिट may opt out of the scheme. Such exit shall be subject to payment of applicable excise and custom duty and on payment of applicable IGST and compensation cess, if any, and industrial policy in force. इनको ये पे करना पड़ेगा साहब। If unit has not achieved the obligation, इसने अपने export obligation अगर अचीव नहीं किए थे, it shall also be liable to penalty at the time of exit. Clear? ठीक, कोई खास बात नहीं। मतलब इसने जो भी एग्जिबिशन लिए थे वो विड्रॉ जाएंगे, प्लस जीएसटी पे करना पड़ेगा, प्लस सर इंडस्ट्रियल पॉलिसी में जो लिखा है वो फॉलो करना पड़ेगा, एंड अगर इसने एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन पूरे नहीं किए थे अपने तो पेनल्टी के लिए भी लायबल रहेगा एट द टाइम ऑफ एग्जिट फ्रॉम द स्कीम। लास्ट, कन्वर्जन। सर डीटीए से एसईजेड में आना साहब, मतलब सॉरी डीटीए से मैं डीटीए में नॉर्मल यूनिट हो बेटा और मेरे को अपने आप को कन्वर्ट कराना एज अ ईओयू। कैन आई डू सो? यस। एग्जिस्टिंग डीटीए यूनिट्स में ऑल्सो अप्लाई फॉर कन्वर्जन इनटू ईओयू, ईएसटीपी या एसटीपी या बायोटेक्नोलॉजी पार्क यूनिट। Existing ESTP, Software Technology Park Unit, may also apply for conversion or merger to EOU unit and vice versa. In such case, unit will avail the exemptions in duties and taxes as applicable. जो benefit EOU वगैरह को मिलते हैं वो इनको भी मिल जाएंगे। on conversion कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर? डन। ये EOU वगैरह का टॉपिक खत्म होता है, अब कोई खास बात नहीं। तो सर क्या है बेटा, पॉलिसी आईसीए का सिस्टम समझिए सर। दे वांट कि आपको एक बेसिक आइडिया रहे कि आप सिंस सर सीए फाइनल के अंदर है तो यू मस्ट हैव अ बेसिक आइडिया रिगार्डिंग ऑल दिस टॉपिक। देखा जाए तो यूयू पे सर पूरा चैप्टर लिख सकते हैं सर ये लोग। क्लियर? पर एक इंट्रोडक्शन आपके कोर्स में डाला है जस्ट टू हैव अ ब्रीफ आइडिया रिगार्डिंग व्हाट दीज एंटिटीज आर। अच्छा आइए एक क्वेश्चन, अ यूनिट इंटेंडिंग टू ट्रेड इन हैंडीक्राफ्ट गुड्स वांट टू सेट अप एन ईओयू, इज इट अलाउड? सर कहना यूनिट्स हु आर मैन्युफैक्चरर या हु आर 100% एक्सपोर्टिंग देयर गुड्स या सर्विसेज या री इंजीनियरिंग कर रहे बेटा, रिपेयरिंग वगैरह सब एलिजिबल है, बट ट्रेडिंग यूनिट्स आर नॉट कवर्ड अंडर दिस स्कीम्स, दे कैन नॉट ऑप्ट फॉर ईओयू स्कीम। बेटा हम पढ़ चुके बेटा। सर पढ़िए, नो यूनिट्स अंडरटेकिंग टू एक्सपोर्ट देयर एंटायर प्रोडक्शन of goods or services except permissible sales in DTA may set up under export oriented unit scheme, electronic hardware technology park scheme, software technology park scheme, BTP schemes for manufacture of the goods including repair, remaking, reconditioning, re-engineering or rendering of services, but trading units are not eligible under these schemes. An EOU can set up anywhere in India, can be set up in anywhere in India. Is it true or false? Correct sir. Sir 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट मतलब वो 100% एक्सपोर्ट कर रहा है, लोकेटेड कहीं भी हो बेटा। सर स्पेशल इकोनॉमिक जोन की यूनिट एसईजेड में ही लोकेटेड हो सकती है बेटा, पर ईओयू कैन बी लोकेटेड एनीवेयर इन द कंट्री। ओके सर, आओ मालिक लास्ट टॉपिक ऑफ द एफटीपी भी पढ़ लेते हैं हम, डिम्ड एक्सपोर्ट्स। सर हमने जीएसटी में ऑलरेडी टॉपिक पढ़ा हुआ है, सेक्शन 147 में नोटिफिकेशन इशू करके 4 ट्रांजेक्शन से डिम्ड एक्सपोर्ट कहलाते बेटा, है ना भाई? क्लियर? तो यहां पर कुछ एडिशनल ट्रांजैक्शंस भी है जो डिम्ड एक्सपोर्ट की कैटेगरी में आते हैं अंडर एफटीपी। ओके तो जीएसटी वाला डिम्ड एक्सपोर्ट हम जीएसटी में पढ़ चुके हैं, अब हम एफटीपी वाला पढ़ेंगे। पढ़ो एक बार। द ऑब्जेक्टिव ऑफ डिम्ड एक्सपोर्ट इज टू प्रोवाइड अ लेवल प्लेइंग फील्ड टू डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स एंड टू प्रमोट मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट in certain specified cases, that is to ensure that
डोमेस्टिक सप्लायर्स आर नॉट इन अ डिसएडवांटेजियस पोजीशन, मतलब साहब अगर एडवांस ऑथराइजेशन मेरे पास है तो मैं इनपुट्स इंपोर्ट करूंगा विदाउट कस्टम, और वही गुड्स अगर डोमेस्टिक सप्लायर मुझे सप्लाई करेगा और उसको नॉर्मल टैक्सेस लगाएंगे, उसको बेनिफिट नहीं देंगे, तो सब नाइंसाफी हो जाएगी ना यार। इसलिए उन डोमेस्टिक सप्लायर्स को भी डीम्ड एक्सपोर्ट माना गया है vis-a-vis foreign suppliers in the term of fiscal concessions. Okay, the underlying theory is that foreign exchange saved must be treated at par with the foreign exchange earned by placing Indian manufacturers at par with the foreign suppliers. Sir, फॉरेन एक्सचेंज सेव्ड इज द फॉरेन एक्सचेंज अर्न एक तरह से बेटा, हाँ है ना। अगर इंडिया से परचेज करेंगे तो फॉरेन एक्सचेंज हमारा सेव होगा बच्चा, ठीक है। ठीक, डीम्ड एक्सपोर्ट फॉर द पर्पस ऑफ दिस एफटीपी, इट रेफर्स टू दोज ट्रांजेक्शंस इन विच गुड सप्लाई डू नॉट लीव द कंट्री। ये जस्ट अब एक जस्ट रीड कर लीजिए सर, मेन बात यहाँ पे कौन कौन सी कैटेगरीज डीम्ड एक्सपोर्ट की कैटेगरी में आता है और उनको बेनिफिट्स क्या है बेटा, वो अपने को मेन पढ़ना, पर एक बार एक रीड कर लीजिए, 2 पैराग्राफ है सर केवल। सर, it refers to those transactions in which goods supplied do not leave the country and the payment for such supplies is received in either Indian rupees or in free foreign exchange, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, भले फॉरेन करेंसी में आए या पैसा इंडियन रुपी में आए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सप्लाई ऑफ गुड्स एज स्पेसिफाइड इन एफटीपी शैल बी रिगार्डेड एज डीम्ड एक्सपोर्ट प्रोवाइडेड गुड्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। ध्यान देना बेटा, गुड्स शुड बी मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया टू बी एलिजिबल एज डीम्ड एक्सपोर्ट कैटेगरी अंडर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। डीम्ड एक्सपोर्ट फॉर द पर्पस ऑफ जीएसटी हम ऑलरेडी इसको पढ़ चुके हैं अंडर सेक्शन 147, ठीक है। यहाँ लिखा है क्या, वी विल रेस्ट्रिक्ट आवर डिस्कशन टू डीम्ड एक्सपोर्ट फॉर द पर्पस ऑफ एफटीपी अंडर दिस चैप्टर, क्योंकि हमने जीएसटी का एफटीपी जीएसटी का डीम्ड एक्सपोर्ट ऑलरेडी पढ़ लिया है, ठीक है। डीम्ड एक्सपोर्ट्स ब्रॉडली कवर 3 एरियाज। फर्स्ट, सप्लाई टू डोमेस्टिक एंटिटीज हु कैन इंपोर्ट देयर रिक्वायरमेंट्स ड्यूटी फ्री और एट रिड्यूस्ड रेट ऑफ ड्यूटी। बेटा सर, ऐसे लोग जो अगर नॉर्मली इंपोर्ट करेंगे तो भी उनका ड्यूटी फ्री परचेज हो जाएगा, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट हो जाएगा, तो डोमेस्टिक मार्केट से उनको परचेज करना दो ना यार, उसको भी डीम्ड एक्सपोर्ट का कैटेगरी दे दो सर। सप्लाइज टू प्रोजेक्ट्स और पर्पसेस दैट इन्वॉल्व इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिव बिडिंग, देन सप्लाइज टू इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। ये ब्रॉडली 3 तरह की कैटेगरीज कवर है डीम्ड एक्सपोर्ट में, ठीक है सर, वो भी ओके। आप तो ये पढ़िए सर, कैटेगरीज ऑफ सप्लाईज कंसिडर्ड एज डीम्ड एक्सपोर्ट, केवल नाम ध्यान रखना बेटा, बहुत डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं कि ये सप्लाई कैसे होती है, क्या होती है, उस टेक्निकलिटीज में मत जाना बेटा। फर्स्ट, सप्लाई बाय मैन्युफैक्चरर सर, और यहाँ पे सप्लाई बाय मेन और सब कॉन्ट्रैक्टर बेटा, ओके। 3 कैटेगरी ऑफ सप्लाईज मैन्युफैक्चरर के थ्रू ही एलिजिबल होगी एज डीम्ड एक्सपोर्ट। फर्स्ट, सप्लाई ऑफ गुड्स अगेंस्ट एडवांस ऑथराइजेशन फॉर एनुअल रिक्वायरमेंट और DFIA बेटा। देन सप्लाई ऑफ गुड्स टू यूनिट्स लोकेटेड इन EOU एटसेट्रा, EOU सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क यूनिट, ESTP और BTP। सप्लाई ऑफ कैपिटल गुड्स अंडर APC स्कीम बेटा, हाँ है ना भाई, ये 3 पॉइंट तो हमने डीम्ड एक्सपोर्ट अंडर GST भी पढ़े थे बेटा। अच्छा ध्यान देना, ये एफटीपी के अंदर डीम्ड एक्सपोर्ट तभी माना जाएंगे जब मैन्युफैक्चरर सप्लाई कर रहा, तो ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन जीएसटी में नहीं था। आइए, सप्लाई बाय मेन और सब कॉन्ट्रैक्टर्स, सप्लाई ऑफ गुड्स टू प्रोजेक्ट्स और टर्नकी कॉन्ट्रैक्ट फिनिश्ड बाय मल्टीलेटरल और बायलैटरल एजेंसीज फंडेड और बायलैटरल एजेंसीज और फंड्स नोटिफाइड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स अंडर इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिव बिडिंग। ये नाम आपको याद रखने पड़ेंगे, क्लियर सर। कभी कभी क्वेश्चन ये भी आ जाता है, व्हाट आर द कैटेगरीज ऑफ सप्लाईज व्हिच आर कंसीडर्ड एज डीम्ड एक्सपोर्ट बेटा, ठीक है। ठीक, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना, ध्यान से इसको एक रीड करना, 2 बार रीड करना, आपको याद रह जाएंगे नाम बेटा। सप्लाई ऑफ गुड्स टू एनी प्रोजेक्ट और फॉर एनी पर्पस वेयर इंपोर्ट इज परमिटेड एट 0 बेसिक कस्टम ड्यूटी प्रोवाइडेड सप्लाई इज मेड अगेंस्ट इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिव बिडिंग। सर, अगर आप इंपोर्ट करते तो कस्टम एग्जम था, उस केस में 0 बेसिक कस्टम ड्यूटी थी, प्रोवाइडेड सप्लाई इज मेड अगेंस्ट इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिव बिडिंग। वही सप्लाई अगर आपने डोमेस्टिक मार्केट से किया है, अगर इंपोर्ट पे कस्टम एग्जम था तो साहब ये भी तो करो माफ। देन सप्लाई ऑफ गुड्स टू मेगा पावर प्रोजेक्ट, देन सप्लाई ऑफ गुड्स टू UN और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस फॉर देयर ऑफिशियल यूज और सप्लाई टू प्रोजेक्ट्स फंडेड बाय देम, देन सप्लाई ऑफ गुड्स टू न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स थ्रू नेशनल और इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिव बिडिंग। ये लास्ट के 3 नाम तो फिर भी सर इजी थे आपके लिए, क्लियर। इनको अगर आपने सप्लाई किया तो डीम्ड एक्सपोर्ट की कैटेगरी में आएगा। अच्छा, क्वेश्चन जब आएगा एग्जाम में 4 या 5 मार्क का आएगा बेटा, कोई 10 मार्क का तो क्वेश्चन आएगा नहीं एफटीपी का, क्लियर। तो आपने अगर 5-6 ट्रांजेक्शन भी ढंग से लिख दिए तो आपका काम हो जाना है मेरे ख्याल से बेटा, ठीक है। अगर सारे लिखे आपने तो पूरे मार्क मिलेंगे, 1-2 नाम मिस हो गए आपसे बेटा तो हो सकता है 1 मार्क कटे बेटा, इसलिए इतना टेंशन मत लेना, बाकी नाम लिखे आना बेटा। नाउ अब इनको बेनिफिट क्या है, बेनिफिट्स फॉर डीम्ड एक्सपोर्ट्स। फर्स्ट, डीम्ड एक्सपोर्ट शैल बी एलिजिबल फॉर एनी और ऑल ऑफ द फॉलोइंग बेनिफिट्स इन रेस्पेक्ट ऑफ मैन्युफैक्चर एंड सप्लाई ऑफ गुड्स क्वालिफाइंग एज डीम्ड एक्सपोर्ट सब्जेक्ट टू स्पेसिफाइड टर्म्स एंड कंडीशन। कुल मिला के फॉलोइंग बेनिफिट, फर्स्ट क्या है, एडवांस ऑथराइजेशन और ऑथराइजेशन फॉर एनुअल रिक्वायरमेंट और DFIA बेटा। मतलब कुल मिला के ये है कि मैंने मान लो एडवांस ऑथराइजेशन ले रखा है
और मैंने कुछ इनपुट्स इंपोर्ट किए और वो इनपुट्स को इंपोर्ट करके मैंने जो गुड्स बनाया है वो मैंने डिम्ड एक्सपोर्ट सप्लाई किया, तो भी मेरा एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन के अंदर ये काउंट होगा। सेकंड, डिम्ड एक्सपोर्ट ड्रॉबैक, मैंने एक्चुअली एक्सपोर्ट नहीं किया, डिम्ड एक्सपोर्ट किया, फिर भी मेरे को ड्रॉबैक मिलेगा। क्लियर, ड्रॉबैक ऑल इंडस्ट्री रेट से मिलेगा, पर कंडीशन क्या है, मैंने सर्टिफिकेट नहीं लिया होना चाहिए। क्लियर, और अगर मैंने कुछ गुड्स पे कस्टम पे किया हुआ है, कुछ पे नहीं पे किया, तो मेरे को ब्रांड रेट बेसिस पर कस्टमरी का ड्रॉबैक मिल जाएगा। ओके बच्चा, ठीक। थर्ड, रिफंड ऑफ टर्मिनल एक्साइज ड्यूटी और फॉर स्पेसिफाइड एक्साइजेबल गुड्स। सर देयर आर स्टिल सम गुड्स जिस पे एक्साइज लगता है बेटा, तो सप्लाई ऑफ गुड्स विल बी एलिजिबल फॉर रिफंड ऑफ टर्मिनल एक्साइज ड्यूटी प्रोवाइडेड recipient of goods does not avail the sandwich credit or rebate on such goods and supply is eligible under the category of deemed export। मतलब जो रेसिपिएंट है उसने सैंडविच क्रेडिट नहीं लिया होना चाहिए या कोई और रिफंड नहीं लिया होना चाहिए, मेरे को टर्मिनल एक्साइज ड्यूटी का रिफंड मिल जाएगा, ड्रॉबैक मिल जाएगा बेटा। क्लियर, डन। तो सर डीम्ड एक्सपोर्ट के बेनिफिट क्या है? सबसे पहला मेरा टर्नओवर जो है वो एडवांस ऑथराइजेशन या DFIA या एनुअल रिक्वायरमेंट फॉर एडवांस ऑथराइजेशन में काउंट हो जाएगा सर। सेकंड, डिम्ड एक्सपोर्ट ड्रॉबैक मिल जाएगा, डिम्ड एक्सपोर्ट मेरे को टर्मिनल एक्साइज ड्यूटी का ड्रॉबैक मिल जाएगा, रिफंड मिल जाएगा बच्चों। हाँ है ना भाई, ठीक। सर नेक्स्ट, कॉमन कंडीशंस फॉर डिम्ड एक्सपोर्ट बेनिफिट। अगर आपको डिम्ड एक्सपोर्ट का बेनिफिट लेना तो व्हाट आर द कॉमन कंडीशंस? फर्स्ट, सप्लाई शैल बी मेड डायरेक्टली टू एंटिटीज व्हिच आर लिस्टेड इन पॉइंट नंबर 1 अबव। थर्ड पार्टी सप्लाई शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर बेनिफिट्स और एग्जम्पशन। बेटा सर ये देखिए बेटा, यह जो कैटेगरी ऑफ सप्लाईज मैंने डिम्ड एक्सपोर्ट बताया, उसको डायरेक्टली आपको सप्लाई करना, थर्ड पार्टी के थ्रू सप्लाई करा तो वो आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। ओके सर, डायरेक्ट उन लोगों को सप्लाई करना है जो मैंने यहाँ पे इस 3 कैटेगरी दे रखी है बेटा आपको, ठीक सर। नेक्स्ट, इन ऑल केसेस सप्लाई शैल बी मेड डायरेक्टली टू द डेजिग्नेटेड प्रोजेक्ट्स, एजेंसीज, यूनिट्स, एडवांस ऑथराइजेशन और EPC ऑथराइजेशन होल्डर। सब कॉन्ट्रैक्टर्स, जैसा मैंने ऊपर बताया, कॉन्ट्रैक्टर हो या मेन कॉन्ट्रैक्टर या सब कॉन्ट्रैक्टर, बोथ आर एलिजिबल। May, however, make supplies to main contractor instead of supplying directly to such designated projects or agencies. बेटा obviously, subcontractor can supply to main contractor और main contractor फिर उन लोगों को सप्लाई कर रहा है। हाँ, however, payments in such cases shall be made to the subcontractor by main contractor and not by the project authority। बेटा देखो, मैं सब कॉन्ट्रैक्टर, आप मेन कॉन्ट्रैक्टर, मैं आपको सप्लाई कर रहा हूं, आप उन एजेंसी को सप्लाई करें तो वो एजेंसी पेमेंट आपको करेगी और आप मुझे पेमेंट करेंगे सर, ठीक है सर। Supply of domestically manufactured goods by an Indian subcontractor to any Indian or foreign main contractor directly at the designated projects or agency site shall also be eligible for deemed export benefit। बेटा मैं सब कॉन्ट्रैक्टर, आप मेन कॉन्ट्रैक्टर, अब मैंने गुड्स बनाया और आपने बोला क्या, एक काम को डायरेक्ट वहां सप्लाई कर दे, डायरेक्ट उस साइट पर जो एजेंसी का साइट है वही भेज दे, तो बिल टू शिप टू तो हमेशा अलग होता है ना यार, तो मैंने डायरेक्टली वहां भेजा है। क्लियर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप मुझे पेमेंट करेंगे और आपको पेमेंट वो प्रोजेक्ट कर देगा बेटा, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। वी विल बी एलिजिबल फॉर डिम्ड एक्सपोर्ट बेनिफिट्स। डन, क्लियर। इसी के साथ डिम्ड एक्सपोर्ट भी खत्म होता है। अब इसी के साथ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के सारे प्रोविजन खत्म होते हैं। अब सर कुछ क्वेश्चन और दे रखे, देख लीजिए सर। इलेक्शन 18, सर लिस्ट सम सप्लाईज विच आर रिगार्डेड एज डिम्ड एक्सपोर्ट फॉर द पर्पस ऑफ बेनिफिट अंडर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 23। तो ये इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम बन सकता है जो हमने ऊपर पढ़ा बेटा, एज इट इज मैंने यहाँ पे वो सारी कैटेगरी यहाँ पे लिखी हुई है बेटा। ओके ठीक सर, ये कुछ ग्लोसरी देख रही कि जहाँ जहाँ आपको शॉर्ट फॉर्म में वर्ड का फुल फॉर्म देखना, आप यहाँ देख सकते हो, सेलेक्टेड पॉइंट मैंने यहाँ लिखा है सर। अब एडिशनल क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस, कुछ क्वेश्चन और कर लो बच्चों। ये फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो हमने पढ़ा है बेटा, इसमें मैंने रेस्पेक्टिव टॉपिक के बाद क्वेश्चन डाले, पर कुछ क्वेश्चन और मैंने एडिशनल डाल दिए। अगर ये इस चैप्टर के अंदर जितने मैंने क्वेश्चन आपको दिए, ये अगर कर डाला तो लाइफ जिंगल वाला। कारण क्या है, आज तक जब से FTP, देखो FTP 23 अभी आई है, पर पहले वाली जो FTP थी मोटा मोटी देखा जाए मोर और लेस फॉरेन ट्रेड पॉलिसी वही कंटिन्यू हुई 2023 में भी, ज्यादा चेंजेस नहीं थे, कुछ चेंजेस थे नो डाउट, ठीक है। पर मैंने इसके अंदर क्या किया, आज तक जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन आए, MTP RTP, क्लियर, सारे क्वेश्चन इसके अंदर डाल दिए, इस पर अमेंडमेंट करके इस पर करंट एप्लीकेबल FTP बेटा, तो इनको कर डाला मतलब लाइफ जिंगल वाला बेटा, ठीक है। पढ़ो, एन्यूमरेट द वेरियस मैटर्स इन रेस्पेक्ट टू विच पॉलिसीज एंड रेगुलेशंस आर फ्रेम्ड अंडर FTP बेटा। तो जो स्कोप ऑफ FTP हमने देखा था सर, जिसमें FTP के सारे पॉइंट लिखे थे, वही मैंने यहाँ रिपीट किया बेटा। क्लियर सर, वेरियस मैटर्स इन रेस्पेक्ट टू विच पॉलिसीज एंड रेगुलेशंस आर फ्रेम्ड अंडर FTP, ये इसलिए क्वेश्चन में करा रहा हूं ताकि आपको ध्यान रहे, एग्जाम में कभी 4 मार्क का क्वेश्चन आ जाए तो कैसा आंसर लिखना है। क्लियर, किन किन मैटर्स पे FTP बनता है बेटा, लीगल फ्रेमवर्क एंड ट्रेड फैसिलिटेशन, जनरल प्रोविजन रिगार्डिंग इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, डेवलपिंग डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट हब्स, ड्यूटी एग्जिबिशन रेमिशन स्कीम, EPC स्कीम, UUs एटसेट्रा, डिम्ड एक्सपोर्ट, क्वालिटी कंप्लेंट्स, ट्रेड डिस्प्यूट, प्रमोटिंग क्रॉस बॉर्डर ट्रेड इन डिजिटल इकोनॉमी, इसकॉमेट आइटम्स। क्लियर, इनके लिए फॉरेन ट्रेड पॉलिसी
रेगुलेशंस और पॉलिसी बनाता है बेटा, ठीक सर। क्वेश्चन नंबर 20, विथ रेफरेंस टू प्रोविजंस ऑफ एफटीपी 2023 डिस्कस गिविंग रीजंस वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। देखते सर आपको कितना आया सर। इफ any doubt arises in respect of interpretation of any provisions of the FTP, the said doubt should be forwarded to CBIC, whose decision thereon would be final and binding. ओ भाई, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में DGFT का डिसीजन जो होता है वो फाइनल होता है रिगार्डिंग इंटरप्रिटेशन ऑफ एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ द पॉलिसी। क्लियर? तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, DGFT का डिसीजन फाइनल होता है बेटा। सेकंड, ऑथराइजेशन वंस क्लेम्ड बाय एन इंपोर्टर कैन नॉट बी रिफ्यूज्ड बाय DGFT। एक बार ऑथराइजेशन मिल गया इंपोर्टर को तो DGFT बाद में कुछ नहीं बोल सकता ऐसा। ओ भाई, DGFT भाई बॉस है हमारा, वो कुछ भी कर सकता है। नो पर्सन, मतलब स्टेटमेंट फॉल्स हो गया अगेन। नो पर्सन कैन क्लेम एन ऑथराइजेशन एज अ राइट एंड DGFT shall have the power to refuse to grant or renew the same in accordance with the Foreign Trade Development and Regulation Act rules made thereunder and FTP। DGFT पास पावर है बेटा, वो हमारे ग्रांट को रिफ्यूज भी कर सकता है, विड्रॉ भी कर सकता है, रिन्यू करने के लिए मना कर दे सर, उसका पावर है एज पर रूल्स एंड प्रोविजंस। थर्ड, इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड इज अ 12 डिजिट पेन बेस्ड। ओ भाई 12 डिजिट तो ही नहीं बेटा, पैन नंबर होता है 10 डिजिट, और जो पैन नंबर होता है वही हमारा IEC कोड होता है बेटा, हाँ है ना, विच इज इश्यूड बाय DGFT बेटा, ठीक है सर। ये भी स्टेटमेंट फॉल्स था। डन। आओ मालिक अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, मिस्टर ए हैज ब्रॉट अ लैपटॉप फ्रॉम USA विथ हिम, ठीक है साहब। सच लैपटॉप हैज बीन यूज्ड बाय मिस्टर B द सेलर फॉर फ्यू मंथ देयर। ओ हो सर, मिस्टर बी आउट ऑफ इंडिया रहता है। मिस्टर ए जब आउट ऑफ इंडिया गया USA तब उससे वो लैपटॉप खरीदा, पर मिस्टर बी ने ऑलरेडी इस लैपटॉप को यूज किया था, मतलब ये सेकंड हैंड लैपटॉप है बेटा। ओके, तो सेकंड हैंड लैपटॉप ये इंडिया में लेके आ रहा है। अब आगे देखना, मिस्टर ए कंटेंट्स दैट ही कैन फ्रीली import such laptop as baggage without any restriction or authorization. Examine the correctness of Mr. A's claim in the light of provisions of FTP 2023। सर सबसे पहली बात, हमने बैगेज रूल्स में पढ़ा हुआ है कस्टम के अंदर कि सर अगर आप 18 ईयर से अबव हो तो 1 लैपटॉप 1 कंप्यूटर आप ला सकते हो विदाउट पेमेंट ऑफ एनी कस्टम ड्यूटी। पर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में हमने पढ़ा क्या, अगर आप सेकेंड हैंड लैपटॉप लेके आ रहे हो तो वहां पे आपको ऑथराइजेशन रिक्वायर्ड है बेटा, वो रेस्ट्रिक्टेड आइटम की स्कोप में आता है बेटा। क्लियर? पढ़िए, इंपोर्ट ऑफ 1 लैपटॉप computer or notebook computer as baggage is exempt from whole of the custom duty. Agreed. Further, Foreign Trade Policy 2023 provides that import of second-hand laptops requires authorization beta. In view of the above, Mr. A's claim is not correct as second-hand laptops can be imported only against authorization. Freely import नहीं कर सकता है बेटा वो। Clear? सर हमने जब स्टार्टिंग किया था इस फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के, वहां पढ़ा था हमने सेकेंड हैंड गुड्स की इंपोर्ट की पॉलिसी, आपको देखना है बताया था मैं आपको सर। ये रहा साहब, सेकेंड गुड्स का जो हमने पॉलिसी पढ़ा था तो वहां रेस्ट्रिक्टेड और बोला था क्या, कैपिटल गुड्स सेकेंड हैंड अगर आपको इंपोर्ट करना रिक्वायर्स ऑथराइजेशन, यहां लिखा था लैपटॉप्स। अगर सेकेंड हैंड लैपटॉप इंपोर्ट करें तो आपको वहां पे ऑथराइजेशन रिक्वायर्ड होगा। क्लियर मालिक? आओ साहब आओ। 22 मालिक समझ में आ रहा है ना सर? हाँ जी। स्टेट इन ब्रीफ पॉलिसी फॉर इंपोर्ट ऑफ सैंपल्स। सर मैंने बताया था आपको क्या, अगर आपको सैंपल इंपोर्ट करने हैं तो सर ड्यूटी फ्री सैंपल अप टू ₹3 लाख कैन बी इंपोर्टेड। याद है बेटा आपको? पढ़ लो, जो हमने पढ़ा वही यहाँ लिखा है। इंपोर्ट ऑफ सैंपल्स इवन रेस्ट्रिक्टेड आइटम्स इज अलाउड विदाउट इंपोर्ट ऑथराइजेशन, एक्सेप्शन ऑफ आर डिफेंस और सिक्योरिटी आइटम्स, सीड्स, बीज एंड न्यू ड्रग्स, दीज नीड ऑथराइजेशन बेटा, इनका ऑथराइजेशन चाहिए, अदरवाइज कोई ऑथराइजेशन नहीं रिक्वायर्ड है। ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑफ सैंपल्स अप टू ₹3 लाख फॉर all exporters shall be allowed subject to terms and conditions of the custom notification बेटा, ठीक है मालिक। which exporters are eligible for EPCC scheme as per new FTP 2023, also describe which capital goods are eligible for import under this scheme। सर हमने पढ़ा सर एज इट इज सर नवंबर 18 में ये क्वेश्चन आया हुआ सर ओल्ड सिलेबस के अंदर। फर्स्ट, मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर विद और विदाउट सपोर्टिंग मैन्युफैक्चरर। मर्चेंट एक्सपोर्टर भी एलिजिबल है अलॉन्ग द who is having tie up with the supporting manufacturer, and service providers are also eligible beta। service provider including service providers designated as common service providers subject to prescribed condition, ये eligible बेटा। अब कौन कौन सी गुड्स ला सकते हो बच्चा? अच्छा, जो कैपिटल गुड्स आप लाए हो वो कौन कौन सी हो सकती है बेटा? फॉलोइंग कैपिटल गुड्स आर एलिजिबल, कैपिटल गुड्स इंक्लूडिंग कैपिटल गुड्स अंडर इन CKD और SKD conditions, computer system software which are part of capital goods being imported, spare molds, dies, jigs, fixture, tools, refactories, catalyst for इनिशियल चार्ज प्लस 1 सब्सिक्वेंट चार्ज, ये हमने पढ़ा बेटा, एज इट इज एक क्वेश्चन बन के आते हैं एग्जाम के अंदर।
नहीं, आइए सर, स्टेट सेलिंग एस्पेक्ट ऑफ ऑथराइजेशन, एडवांस ऑथराइजेशन फॉर एनुअल रिक्वायरमेंट फॉर एक्सपोर्टर। याद है बेटा, एटलीस्ट प्रीसीडिंग 2 फाइनेंशियल ईयर में आपका एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस होना चाहिए और एनुअल रिक्वायरमेंट फॉर एडवांस ऑथराइजेशन के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। सर पर कितना मिलेगा बेटा, याद है 3 टाइम्स? अरे हाँ है ना भाई सर, 300% ऑफ दी एवरेज, आपका जो पिछले साल का जो एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस था उसका 300% और 1 करोड़ विच एवर इज हायर, और ये उन्हीं गुड्स के लिए मिलेगा जिसके लिए SON नोटिफाइड है बेटा, ठीक है, डन। 25, what are the salient features of duty free import authorization scheme, which duties are exempted under this scheme? DFIA में केवल बेसिक कस्टम ड्यूटी एग्जेम्प्ट होता है, याद है बेटा आपको, और इसके रिगार्डिंग ये थ्योरी क्वेश्चन दे रखा है। सेलेंट फीचर्स क्या है बेटा, जो पढ़ा हुआ है उसको समरी फॉर्म में लिखा है, पढ़ लीजिए फिर भी एक बार। DFIA is issued to allow duty free import of inputs, oil, catalyst which are required for production of export product बेटा। Goods imported are exempted only from basic custom duty बेटा। अब इसके सेलेंट फीचर्स में कुछ और पॉइंट लिखना है। ये पोस्ट एक्सपोर्ट बेसिस पे मिलता है बेटा, जिसके लिए SON नोटिफाइड है उसी के लिए मिलेगा बेटा, एंड सेपरेट DFIA shall be issued for each SON बेटा। No DFIA shall be issued for an export product where SON prescribes actual user condition for any input, क्योंकि ये पोस्ट एक्सपोर्ट बेस पे एक्सपोर्ट कर लिया, फिर आपको इनपुट्स अलाउ हो जाएंगे इंपोर्ट करना, वो आप किसी और को बेच भी सकते हो बेटा, क्लियर। और इनफैक्ट ये ऑथराइजेशन आप किसी और को भी ट्रांसफर कर सकते हो। होल्डर ऑफ एन DFIA कैन प्रोक्योर इनपुट्स फ्रॉम इंडिजिनियस सप्लायर, स्टेट ट्रेडिंग एंटरप्राइजेस, EOU एटसेट्रा इन लिeu ऑफ डायरेक्ट इंपोर्ट। डायरेक्ट इंपोर्ट नहीं करे, इनसे भी परचेस कर सकता है। सच प्रोक्योरमेंट कैन बी अगेंस्ट एडवांस रिलीज ऑर्डर और इनवैलिडेशन लेटर बेटा, ठीक है। ड्रॉबैक एज पर रेट डिटरमाइंड एंड फिक्स्ड बाय कस्टम अथॉरिटी शैल बी अवेलेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ ड्यूटी पेड इनपुट्स। अगर इनपुट आपने ड्यूटी पेड मंगा लिए थे तो आप कस्टम का ड्रॉबैक ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, वेदर इंपोर्टेड और इंडिजिनियस यूज्ड इन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट, ठीक है साहब। DFIA और इनपुट्स इंपोर्टेड अंडर अगेंस्ट इट कैन बी ट्रांसफर्ड आफ्टर फुलफिलमेंट ऑफ द export obligation. A minimum of 20% value addition is required for issuance of DFIA, ठीक है मालिक। What is the normal period for which EPCG authorization will be issued? 24 मंथ के अंदर आपको इंपोर्ट करना पड़ता है मशीन को बच्चों, हाँ है ना मालिक, डन। आइए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी देख लेते हैं कुछ। सर फर्स्ट, अंडर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी द टर्म STPI स्टैंड्स फॉर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क यूनिट, हाँ है ना बेटा, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क इन इंडिया बेटा, माहौल। देन goods other than restricted goods including edible items of value up to in a licensing year may be exported as gift। ओ भाई अगर आपको कोई गुड्स एज अ गिफ्ट एक्सपोर्ट करना तो 5 लाख तक का वैल्यू तक का गुड्स अलाउड है एज अ गिफ्ट इन अ लाइसेंसिंग ईयर बेटा। सिंपल में 3 लाख की लिमिट थी बेटा, याद है बेटा, यहाँ पे 5 लाख की बेटा, क्लियर, डन। सर सिंपल इंपोर्ट करना 3 लाख तक का, गुड्स एक्सपोर्ट करना एज अ गिफ्ट तो 5 लाख तक का बेटा, हाँ है ना भाई, मैंने बताया था आपको, कभी कभी MCQ बन जाता है इनका। देन अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम्स कैपिटल गुड्स आर अलाउड टू बी इंपोर्टेड ड्यूटी फ्री? EPCG बेटा, एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम बेटा, माहौल। देन अच्छा एक मिनट, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम्स कैपिटल गुड्स आर, पूरा पढ़ने का क्वेश्चन, कैपिटल गुड्स आर अलाउड टू बी इंपोर्टेड ड्यूटी फ्री बेटा। तो सर EPCG स्कीम तो है ही है मेरे मालिक। सर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट स्कीम, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्कीम, और लास्ट आंसर लिखा है क्या, ऑल ऑफ अबव। सरकार ध्यान देना बेटा, कैपिटल गुड्स कैन बी इंपोर्टेड, ध्यान देना बेटा, अगर आप EOU हो या सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क यूनिट हो बेटा तो इसमें भी आप कैपिटल गुड्स को इंपोर्ट कर सकते हो विदाउट पेमेंट ऑफ एनी कस्टम्स। तो यहां पर आंसर आएगा ऑल ऑफ अबव, तो इसका आंसर आप डी करिएगा बेटा अपने बुक में, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिविलेजेस आर ग्रांटेड टू स्टेटस होल्डर्स अंडर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023? सर कौन से प्रिविलेजेस मिलेंगे इनको? सर स्टेटस होल्डर्स को बेटा, ऑथराइजेशन एंड कस्टम्स क्लियरेंस फॉर बोथ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स में बी ग्रांटेड ऑन सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस, बिल्कुल सही कह रहा है सर ये। 2-star एक्सपोर्ट हाउसेज एंड अबव आर परमिटेड टू एस्टेब्लिश एक्सपोर्ट वेयर हाउसेज, बिल्कुल सही है सर। इनपुट आउटपुट नॉर्म्स में बी फिक्स्ड ऑन प्रायोरिटी विद इन 7 डेज, नहीं बेटा विद इन 60 डेज होता है यहाँ पे बाय नॉर्म्स कमिटी, तो ये गलत है सर। एग्जम्पशन फ्रॉम फर्निशिंग ऑफ बैंक गारंटी इन स्कीम्स अंडर FTP, बिल्कुल सही है बेटा। तो 1, 2 एंड 4, सो A इज द करेक्ट आंसर, और इसी के साथ आप बन गए क्या, करोड़पति। और सर इसी के साथ माहौल जबरदस्त, शानदार। एंड सर ये आपका फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का कंटेंट भी खत्म होता है। अब आप लोगों से सर रिक्वेस्ट क्या है, आपके एंड पे भी इनको कवर करिएगा बच्चों। एंड हाँ भाइयों, हमने जो FTP के अंदर कवर किया है सर, आप देखिए लगभग हमने 26 तो क्वेश्चंस, 4 MCQs, लगभग 30 क्वेश्चन हमने कवर किए। सर ये क्वेश्चंस आर फॉर प्रैक्टिस, अगर इनको कर डाला मतलब
आपने मोटा मोटी हर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी की प्रोविजन को कवर कर दिया है। एंड साथ में आपने जितने भी पास्ट एग्जाम पेपर आज तक जो आए, आरटीपी, एमटीपी, मॉक टेस्ट पेपर, इनको भी कवर कर लिया है। ठीक है सर, पर हाँ केवल क्वेश्चन पढ़ के जाने से कुछ नहीं हो पाएगा, कंटेंट पढ़ना पड़ता है। आई होप एफटीपी भी समझ में आया आपको, आई होप चीजें आपके एंड पे क्लियर हुई, माहौल बना। एंड सर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में हमने सेलेक्टेड पोर्शन कवर किया, पर बाकी जितना भी जीएसटी और कस्टम का हमने पोर्शन पढ़ा, एक एक चीज आपके एंड पे कवर हुई होगी, एक एक चीज आपको मजा आया होगा। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी भी मोटा मोटी तौर पे हमने हर एक चीज कवर कर ली है। बस लगा दो अपना पूरा दम, माहौल बनाओ, क्योंकि सर पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। ऑल द बेस्ट, लव यू लॉट, माहौल जबरदस्त शानदार। एंड सर चैप्टर वाइज रिवीजन लेक्चर जो आपको मिल रहे हैं, चैप्टर वाइज रिवीजन लेक्चर जो यूट्यूब पे अवेलेबल है, उससे आपको डेफिनेटली रिवीजन में फायदा मिल रहा होगा। लगा दो अपना पूरा दम, माहौल बनाओ। ऑल द बेस्ट, अपना टाइम आएगा ऐसा नहीं, अपना टाइम आ गया है, लगा दो अपना पूरा दम, क्योंकि सर ये जो टाइम आपके पास है इसको अगर आपने अपने 100% पॉजिटिव एनर्जी के साथ यूज कर लिया तो सफलता आपको मिलने ही वाली है, और शानदार धमाकेदार सफलता आपको मिलेगी। मेरी सारी विशेष आपके लिए, ऑल प्रेयर्स आर फॉर यू ऑल गाइस, ऑल द बेस्ट, माहौल जबरदस्त शानदार, एंड दुआओं में याद रखना। ऑल द बेस्ट, माहौल।